Hello everyone, welcome to Lead Grid. So today we are going to discuss some DI puzzles. काफी लोग डिमांड कर रहे थे कि यार DI के कुछ पजल्स का डिस्कशन करा दिया जाए सो दैट IFT में हेल्प हो जाए. IFT का DI जो है ना वो बहुत ज्यादा चार्ट्स ओरिएंटेड है. पाई चार्ट हो गए, लाइन बार ग्राफ, टेबल चार्ट्स. अगर आपको चार्ट्स का आइडिया है अच्छे से तो यू विल बी एबल टू एस दिस सेक्शन. ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है नहीं. LR जो है वो नॉर्मल बनता है जैसा आप कैट के लिए प्रैक्टिस कर रहे थे, उसका थोड़ा सा कम लेवल बन रहा है. अगर आपको थोड़ा भी वहां पे प्रैक्टिस है आप अच्छे से क्रैक कर लोगे. बट इफ यू टॉक अबाउट द डीआई पार्ट, आपकी कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं. किस तरह से आप क्वेश्चंस को देखते हो वो नजरिया बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो आईएफटी रिलेटेड स्ट्रेटजी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, वो सारी चीजें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने का ट्राई करूंगा और वीडियोस भी अपडेट करूंगा. आज के लिए हम लोग 3 पजल डिस्कस करने वाले हैं. हर पजल के लिए क्या अंदर की कहानी है, क्या अंदर का जुगाड़ है जो हम लोग फिट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करूंगा. आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली डिस्कशन के साथ में. और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे रिलेटेड द सॉल्विंग मैं आपको साथ साथ बताता चला जाऊंगा. ठीक है, चलो जी डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. इट सेज दैट www.j.com spent $5,57,000 during last 12 months for online display advertisement, also called impressions. एडवर्टीजमेंट है, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स है, उनको इंप्रेशंस भी कहा जाता है. उन पे कुछ पैसा खर्च किया गया. 5 वेबसाइट्स हैं, वेबसाइट ABCDE. In this arrangement, this particular site is a destination site and the 5 websites are referred to as the ad sites. ठीक है. The allocation of online display advertising expenditure is shown in graph A. ये graph A है, यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल कराया गया एक्सपेंडिचर की किस वेबसाइट पे कितना खर्चा जो है वो आया है. The online display advertisement help this particular website to get visitor on its site. ऑनलाइन विजिटर विजिटिंग द एड साइट्स आर सर्वेड. ठीक है, उन्होंने कहानी बताया. मोटा मोटी कहानी क्या है कि यार पहले मार्केटिंग किया गया सो दैट जैसे मिंत्रा करता है, पहले मार्केटिंग करता है. आप कहीं पे घूम रहे हो सोशल मीडिया में, आपको ऐड आता है. ऐड आने से क्या होता है, आप कई बार उस पर क्लिक करते हो. क्लिक करने के बाद में आप वेबसाइट पे पहुंच जाते हो या ऐप पे पहुंच जाते हो. अब आप क्लिक करके पहुंच तो गए, मे बी आपने ऐप उस पे ऐड देखा, आपने क्लिक नहीं करा, तो दैट इज कॉल्ड एन इंप्रेशन. बट अगर आपने उस पर क्लिक कर दिया देन इट इज कॉल्ड एज अ क्लिक. तो अगर आप क्लिक करते हो, आप वेबसाइट पे ऐप पे पहुंच जाते हो. अब उस ऐप पे जाकर आप मे भी कुछ बाय करो या ना बाय करो, तो उसके 2 पैरामीटर बन गए कि यार जो लोग आ रहे हैं बाय कर रहे हैं और जो लोग आ रहे हैं बाय नहीं कर रहे. देन जिन्होंने बाय करा, अब बाय करने के बाद में क्या होगा, रेवेन्यू जनरेशन होगा. कि रेवेन्यू जनरेशन हमारे पास थर्ड प्रोसेस है. सबसे पहले ऐड आया, ऐड के ऊपर खर्चा हुआ. दूसरे नंबर पे आया कि यार ऐड के ऊपर कुछ इंप्रेशंस आए या कुछ क्लिक्स आए. क्लिक्स होने के बाद में कुछ लोगों ने बाय करा, कुछ लोगों ने बाय नहीं करा. तो 3 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइडेड है. एक है ग्राफ ए, एक है ग्राफ बी, एक है ग्राफ सी. और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा. ये आईएफटी के लिए तो स्पेशली चार्ट्स में इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह का कहानी इंपॉर्टेंट है, बनते रहते हैं बार बार. ठीक है. देन हमारे पास क्वालिटी ट्रैफिक, लीकेज इन ऑनलाइन बाइंग, एफिशिएंसी ऑफ ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग, एक्सपेंडिचर ऑन एन एड साइट. ये सब पैरामीटर्स गिवन है. अभी के लिए इनका रोल नहीं है. ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि यार जब क्वेश्चन में इसका रोल आएगा तो आई विल रीड देम आउट और उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे बढ़ने का ट्राई करूंगा. ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मुद्दे की बात, यार हमने जो है ना अभी पूरा का पूरा पजल रीड करा, मुझे क्योंकि समझाना था. बट अगर मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, आपका स्ट्रेट अवे टारगेट रहेगा कि आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करो, देखो आपसे वो क्या चाहता है, क्या आप उनका डिमांड समझ पा रहे हो, क्या उनकी डिमांड के साथ रिलेट कर पा रहे हो. और एक और सबसे बड़ा गलती जो हम लोग कैट में भी कर रहे थे, आईएफटी में तो और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि आप किसी भी पजल के लिए मत सोचो कि भाई मैं सारे क्वेश्चन करने वाला हूं. नहीं, मुश्किल होगा. मे भी एक क्वेश्चन ऐसा हो या 2 क्वेश्चन ऐसे हो या मे भी 3 क्वेश्चन ऐसे हो जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो, 1 2 3 क्वेश्चन ऐसे हो जो अच्छे हो, नॉर्मल लेवल के हो, आप सॉल्व कर सकते हो. आप उनको सॉल्व करो और आगे बढ़ जाओ. अननेसेसरी चक्कर में मत पड़ना कि भाई मैं तो सारे करके रहूंगा, वो गलत बात हो जाएगा. आईएफटी एग्जाम में आप ये नहीं कर सकते. मे भी ऐसा हो यार कुछ पजल में सारे क्वेश्चन डुएबल हैं, कम टाइम में सॉल्व होने लायक हैं, बट कहीं पे ट्रैप्स भी हो सकते हैं. तो बच के रहना भाई हमें. अगर बच के रहोगे, वही क्वेश्चंस करोगे जो इजी हैं, जिन पे टाइम आपका वेस्ट नहीं हुआ, आप क्रैक कर जाओगे. बड़ा प्रॉब्लम कुछ होने वाला है नहीं. ठीक है, चलो जी. अब पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग एड साइट्स प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ लीस्ट कॉस्ट पर एडवर्टाइजमेंट. पर एडवर्टाइजमेंट की वो बात कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट नीचे होगा, पर एडवर्टाइजमेंट में कितना खर्चा आया वो ऊपर आएगा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ग्राफ ए की, ग्राफ ए में मेरे पास कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना खर्चा आ रहा है, वो मुझे ऑलरेडी गिवन है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस, इन टर्म ऑफ पाई. ठीक है, पाई में मेरे पास 27% ए को गिवन है, तो मतलब टोटल खर्चा हुआ था 5,57,000, 5,57,000, तो उसका 27%. अब सबसे बड़ा लोग गलती क्या करते हैं कि 27% ऑफ 5,57,000 निकालने बैठ जाते हैं. मैंने डीआई की क्लासेस के टाइम पे भी आपको बताया था, जो चीजों का रिक्वायरमेंट नहीं है उनको अननेसेसरी सॉल्विंग मत करो, आपका टाइम जाएगा और कुछ नहीं होगा. वहीं दूसरे लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, वो उन वैल्यूज को एन रख देंगे. अगर यार ए बी सी डी ई सब में ही वो वैल्यू कॉमन है, तो अगर अल्टीमेटली मैं रेशियो ही निकालने वाला हूं,
तो उसका रोल ही क्या है, इग्नोर कर दो ना, इट्स बेटर टू इग्नोर दैट वैल्यू और एन लिख रहा, आगे बढ़ जाओ, आपको रेशियो तो चेक करना है, यू विल बी एबल टू रिलेट वेरी इजीली, कंपैरिजन बहुत इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं, ठीक है ना। अगर मैं इंप्रेशंस की बात करूं, डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट आल्सो कॉल्ड इंप्रेशंस, तो इंप्रेशंस की बात हो रही है कि यार पर इंप्रेशन कितना खर्चा आ रहा है। ऑप्शन में मेरे पास ए बी डी ई, ए है, बी है, डी है और ई है, ठीक है। ए की अगर मैं बात करूं, ए के लिए कितना वैल्यू दिया गया अपने पास में 240, ठीक है। और अगर मैं टोटल खर्चे की बात करूं ए के केस में दैट इज 27% ऑफ एन, और आई कैन से दैट 0.27 इंटू एन, ठीक है। सिमिलरली इफ वी टॉक अबाउट बी, बी के अंदर खर्चा कितना हो रहा है दैट इज 0.22 इंटू एन डिवाइडेड बाय कितना है इंप्रेशन दैट इज इक्वल टू 370, ठीक है। सिमिलरली वी टॉक अबाउट डी, डी के अंदर टोटल खर्चा कितना बैठ रहा है दैट इज इक्वल 13%, सो आई कैन से दैट 0.13 इंटू एन डिवाइडेड बाय कितना 300। देन उसके बाद में वी टॉक अबाउट ई, ई के केस में 20% है, तो 20% मतलब 0.2 इंटू एन डिवाइडेड बाय कितना दैट इज इक्वल टू 150, ठीक है। अब आपको बस सॉल्विंग करना है, अगर एन सब में ही कॉमन है, मैंने ऑलरेडी बताया जो कॉमन चीजें हैं वो रेशियो में कोई फर्क नहीं डालेंगी, आप इजीली रिलेट कर सकते हो, आपस में कंपैरिजन कर सकते हो, तो यू नीड टू डू दैट। भाई एन सब में कॉमन है तो उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहा, और 0 सब में कॉमन है उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। कंपैरिजन में अगर कोई चीज कॉमन है उसको हटा दो, अपनी कैलकुलेशन को इजी करो। देन यहाँ पर दो के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट, दो के बाद पॉइंट, तो उनको भी हटा दो, तो अल्टीमेटली कंपैरिजन के लिए वैल्यू क्या बची 27 डिवाइडेड बाय 24, देन 22 डिवाइडेड बाय 37, देन उसके बाद में 13 डिवाइडेड बाय 30, एंड देन उसके बाद में 20 डिवाइडेड बाय 15, ठीक है। दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1, सिमिलरली दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, तो ये दोनों वैल्यू तो एलिमिनेट हो गए, आई नीड टू फाइंड आउट द लीस्ट वैल्यू, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। अब बचता है यार ये दोनों वैल्यू, अगर यार मैं इन दोनों वैल्यूज को ध्यान से देखूं, देखो अल्टीमेटली 13/30 है, तो ये वैल्यू लेस देन दैट ऑफ 50% है, ठीक है। और अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं 37 का, अगर मैं 22 ले रहा हूं तो दैट इज मोर देन दैट ऑफ 50%, तो आई कैन से दैट दिस इज द लीस्ट वैल्यू, तो मेरा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी वेबसाइट डी, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। आई होप सो बात समझ में आया होगा, हमने बहुत ज्यादा कोई हाईफाई कैलकुलेशन नहीं करा है, नॉर्मल कैलकुलेशन। भाई अगर अपनी कॉमन सेंस को एक्टिवेटेड रखोगे, इन क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे, बहुत हाईफाई लेवल की कैलकुलेशन हम लोग किए बिना बच भी सकते हैं, कई बार करना पर मजबूरी है, अब तो भाई वो क्वेश्चन हमें छोड़ना ही होगा एग्जाम कंडीशन में, क्योंकि उतना लंबा कैलकुलेशन हम लोग कर नहीं पाएंगे। बट अगर मैं कहीं से बच सकता हूँ सॉल्विंग से, बहुत ज्यादा डेटा को नोट डाउन करने से, तो मैं बचने का ट्राई करूंगा, ठीक है। देन कह रहा है व्हिच एड साइट हैज प्रोवाइडेड मैक्सिमम क्वालिटी ट्रैफिक, मैक्सिमम क्वालिटी ट्रैफिक। भैया क्वालिटी ट्रैफिक की अगर मैं बात करूं दैट इज नंबर ऑफ साइट विजिटर्स हु स्टार्ट परचेज ऑन डेस्टिनेशन साइट। स्टार्ट परचेज वाले कहां गए, ये वाला स्टार्ट परचेज जो स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ विजिटर हु क्लिक द ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, ठीक है। जिन्होंने क्लिक करा, जिन्होंने स्टार्ट परचेज करा और जिन्होंने क्लिक करा, क्लिक वाले ये वाले, ठीक है। तो अब ऑप्शंस कौन सी हैं, ए बी डी एंड डी। तो अब आपको क्या करना है भाई, अपने पास स्टार्ट बाइंग का अगर मैं एक ही बात कर रहा हूं दैट इज इक्वल 2800, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना वैल्यू दैट इज इक्वल 120, ठीक। सिमिलरली अगर मैं बी की बात करूं द वैल्यू विल बी इक्वल टू, बी का वैल्यू कितना दैट इज इक्वल 2500, और डिनोमिनेटर में अपने पास वैल्यू कितना आ रहा है दैट इज इक्वल 60। सिमिलरली अगर मैं डी की बात करूं तो डी के केस में अपने पास में वैल्यू कितना है दैट इज इक्वल 3000, डिनोमिनेटर में अपने पास वैल्यू कितना दैट इज इक्वल टू 80। सिमिलरली अगला वैल्यू अपने पास 3500 और डिनोमिनेटर में वैल्यू कितना है 40। देखो मुझे चाहिए मैक्सिमम क्वालिटी ट्रैफिक, तो भैया मैक्सिमम का मतलब ये है न्यूमरेटर मैक्सिमाइज हो जाए, डिनोमिनेटर मिनिमाइज हो जाए। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यार न्यूमरेटर यहाँ पर सबसे बड़ा है, डिनोमिनेटर यहाँ से सबसे छोटा है, तो ऑटोमेटिकली सबसे ज्यादा बड़ी वैल्यू यहीं पे आने वाली है। सो देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, हमारी चीजें इजीली हैंडल हो ही जाएंगी, ठीक है। एक सेकेंड भाई साहब, ये माइक भाई साहब को एडजस्ट कर लें, ठीक है, ठीक, समझ में आ गया। तो अपने पास यहां पर आंसर बन गया जी वेबसाइट ई, ठीक। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगले में देखते हैं भाई क्या हो रहा है। कह रहा है विच एड साइट सेंड ट्रैफिक टू विद मैक्सिमम लीकेज, मैक्सिमम लीकेज की बात कर रहा है। देखो भैया अगर मैक्सिमम लीकेज की बात कर रहा है, मैक्सिमम लीकेज का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कंप्लीट बाइंग डिवाइडेड बाय स्टार्ट बाइंग ऑन द डेस्टिनेशन वेबसाइट, ठीक है। ये दो चीजें हैं। देखो अगर वो मुझसे मैक्सिमम पूछ रहा है, देखो एक तो तरीका क्या है कि आप जो है वो कंप्लीट बाइंग डिवाइडेड बाय स्टार्ट बाइंग का मिनिमम वैल्यू निकाल दो, दैट विल बी योर आंसर। और आप कंप्लीट बाइंग डिवाइडेड बाय स्टार्ट बाइंग और 1 माइनस कर दो उससे,
1 से माइनस कर दो और वहां पे आप मैक्सिमम निकाल दो। अगर आप 1 से माइनस नहीं करना चाहते हो तो मिनिमम वैल्यू निकाल दो, जो मिनिमम आएगी वो 1 से मैक्सिमम करने के बाद में ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आएगी। आई होप सो आप बात समझ रहे हो। मान लो आपको 1 वैल्यू है, 1 से आपको 0.1 सब्ट्रैक्ट करना है, 0.2 सब्ट्रैक्ट करना है, 0.3 सब्ट्रैक्ट करना है, 0.4 सब्ट्रैक्ट करना है। 0.4 सबसे बड़ा है अमंग 0.1, 0.2, 0.3, 0.4। अगर मैं 1 से 0.4 सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वैल्यू सबसे छोटी हो जाएगी। तो अगर मैं कोई मैक्सिमम वैल्यू किसी वैल्यू से रिड्यूस कर रहा हूं तो ओवरऑल वैल्यू मिनिमम हो जाएगी, एंड अगर कोई मैं मिनिमम वैल्यू किसी वैल्यू से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं तो वो वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी। तो वही फंडा हमने यहाँ पे अप्लाई करा। नाउ इट्स अप टू यू, जैसा आपको चमकता है एग्जाम कंडीशन में, आप जो है वो कंप्लीट बाइंग डिवाइड बाय स्टार्ट बाइंग का मिनिमम फाइंड आउट कर लो तो आपका वही आंसर होगा, और या फिर आप 1 माइनस कपल कंप्लीट बाइंग डिवाइड बाय स्टार्ट बाइंग ये पूरा का पूरा कैलकुलेट कर लो, वहां पे भी आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, चलो मैं पूरा ही निकाल देता हूं। 1 माइनस कंप्लीट बाइंग ऑन द डेस्टिनेशन वेबसाइट। कंप्लीट बाइंग मतलब ये वाला ऑरेंज पोर्शन, ऑरेंज डिवाइडेड बाय दिस ब्लू पोर्शन। ठीक है, तो अपने पास में था कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से हैं? सबसे पहले बी, देन अपने पास में सी, देन अपने पास में डी, देन अपने पास में ई। ठीक है, ये 4 है। अगर मैं बी का बात करूं, देखो बी के केस में क्या हो रहा है, दैट इज 1200 डिवाइडेड बाय 2500। ठीक है, तो मैं आपको क्लियरली नजर आ ही रहा होगा भाई, डिनोमिनेटर में अगर 2500 है तो आई कैन सॉल्व इट इन दिस विद 1300 डिवाइडेड बाय 2500। ठीक है, सिमिलरली वी टॉक अबाउट सी। सी के लिए भी आप सेम चीज देख सकते हो भैया, 2000 और यहाँ पे 900 है तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1100 डिवाइडेड बाय 2000। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर डी है, डी की अगर मैं बात करूँ 3000 और 1300 है तो वो वैल्यू विल बी इक्वल टू 1700 डिवाइडेड बाय 3000। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं ई के लिए बात करूं, ई के केस में क्या होगा, दैट विल 3500 और 1600, तो हमारे पास में ये वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, दैट विल बी 1900 डिवाइडेड बाय 3500। ठीक है, बात समझ में आ गया? अब देखो अगर मैं यहीं पे सिर्फ ये 1200 डिवाइड बाय 2500 और इसी तरह से यहाँ पर ये वैल्यूज को मिनिमम कर देता तो भी मेरा आंसर बन जाता। अब मैंने 1 से सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज जो नोट डाउन कर दिए। यहाँ पर जैसे था 1 माइनस 1200 बाय 2500 तो 1300 बाय 2500 बना, तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके वैल्यूज जो है नोट डाउन कर दिए। ठीक, अब कंपैरिजन कैसे करना है भाई, वो भी चीज समझते हैं, कंपैरिजन कैसे किया जाए। मैंने क्लास में एक मेथड समझाया था आपको कि यार चीजों को ब्रेक करोगे, छोटी छोटी वैल्यूज में अगर ब्रेक करोगे चीजें हैंडल करना आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। मे बी आप 50% के साथ खेलो, मे बी 10% के साथ खेलो, मे बी 1% के साथ खेलो, आपको खेलना आना चाहिए। अगर आपको खेलना आता है तो यू विल बी एबल टू हैंडल दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस वेरी इजीली, आपको प्रॉब्लम होने का चांस ही नहीं है। ठीक है, देखते हैं कैसे। देखो यार अगर मैं 1300 मुझे चाहिए क्या, मैक्सिमम लिखे चाहिए। ठीक है, मैं 1300 डिवाइड बाय 2500 की बात कर रहा हूँ, 50% से थोड़ा सा बड़ा। सिमिलरली यहाँ पर 50% से थोड़ा सा बड़ा, 50% थोड़ा सा बड़ा, 50% से बड़ा। ठीक, तो 50% वाला फंडा मुझे हेल्प नहीं कर रहा भाई, मुझे कुछ और निकालना पड़ेगा। देखते हैं क्या होता है। देखो सबसे पहले तो 0 0 0 0 सबके सब्ट्रैक्ट खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे डिवाइड हो जाएंगे, तो इफेक्टिव वैल्यू विल बी इक्वल 13 डिवाइडेड बाय 25, 11 डिवाइडेड बाय 20, 17 डिवाइडेड बाय 30, 19 डिवाइडेड बाय 35। ठीक है भाई, अगर 11 डिवाइडेड बाय 20 है तो आई कैन से दैट दिस इज 55%। पता है भाई, ये तो नॉर्मल है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ 13, चलो अब मान लो ये भी नहीं आपको पता, मान लेते हैं यार 55% भी आपको ना समझ में आया उस टाइम पे कि क्या होगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं समझ में आता, तो मैं कैसे करूं? देखो अगर मैं 25 का 50% करूं, अगर मैं ये 25 वैल्यू का 50% कर दूं, ठीक है, तो 50% कितना होगा जी 25 का, 50% विल बी इक्वल 12.5। ठीक है, ठीक है, इतना तो समझ में आता। अब मुझे 0.5 वैल्यू और चाहिए, न्यूमरेटर में 13 वैल्यू बनाना है, 13 वैल्यू बनाना है, 0.5 वैल्यू और चाहिए। ठीक है, अब मुझे पता है 25 का जो 1% होगा वो कितना होगा जी, 0.25 होगा। ठीक है, मुझे 12.5 मिल चुका है, मुझे 13 बनाना है, मुझे 0.5 और चाहिए, तो कैन आई से दैट मुझे अल्टीमेटली 2% और चाहिए। अगर 1% का वैल्यू 0.25 है तो 2% का वैल्यू 0.5 होगा ना, तो मुझे 0.5 ही तो बनाना है, मुझे 0.5 ही तो बनाना है। तो भाई अगर मुझे 0.5 बनाना है तो आई कैन से दैट इसमें मैं 2% और ऐड करूंगा, मेरा काम चल जाएगा। दिस परसेंटेज विल बी इक्वल 52%। मुझे चाहिए मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे 52% है, यहाँ पे 55% है, मतलब बी तो डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया भाई, खत्म है कहानी इसका, ये तो नहीं हो सकता अपना आंसर। अरे भाई रुक जा। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ डी के ऊपर। ठीक है, डी पे भी सेम फंडा अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगा कि यार कैसे ये चीजें जो है वो सामने आती हैं और कैसे अप्लाई करना है। थोड़ी प्रैक्टिस अपने आप से कर लेना अगर पहले से आपको ये मेथड का नहीं पता है। अब देखो मुझे 17 डिवाइडेड बाय 30 करना है, मे भी आपको कैलकुलेशन करना आता हो, मैं कह रहा हूँ यार आप अप्रोक्सीमेशन भी ना करो, बट अगर आप बिल्कुल क्लोज वैल्यू पे पहुंचना चाहते हो तो कैसे पहुंचा जा सकता है। देखो 30 का 50% मुझे पता है 15 वैल्यू होगा। ठीक है, मुझे चाहिए 17 वैल्यू। ठीक, तो 50% में तो मैं ऑलरेडी पहुंच चुका हूं, 2 वैल्यू मुझे और चाहिए।
अगर मुझे दो वैल्यू और चाहिए, देखो दो वैल्यू अगर मुझे और चाहिए, मुझे पता है 30 का 1% कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू 3 ओनली। 30 का अगर मैं 10% बनाऊंगा दैट विल बी इक्वल टू 3 ओनली, ठीक है। अगर 30 का 10% जो है वो 3 के इक्वल आ रहा है, तो अगर मुझे चाहिए होगा 2 वैल्यू, मुझे 3 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए, तो कैन आई से दैट यार अगर 10% का वैल्यू 3 है तो दो वैल्यू जो होगा इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, 6.67% पहुंच सकता है, बट मैं वो भी ना पहुंचू, मैं ये कह सकता हूं कि यार इसके अंदर 5% से ज्यादा वैल्यू ऐड होगा, मोर देन 5% वैल्यू जो ऐड होगा, मतलब 50 प्लस 5% से ज्यादा वैल्यू ऐड होने वाला है। नाउ इफ वी कंपेयर सी एंड डी, यहाँ पर 55% वैल्यू था, इफ वी टॉक अबाउट डी आई कैन से दैट 55% से ज्यादा वैल्यू होगा। देखो जब कैलकुलेशन लंबी होंगी ये काम बहुत ज्यादा हेल्प कर देगा आपको, तो ध्यान से समझ लो, इसको अप्लाई करने का ट्राई करना और क्वेश्चंस में आपको मजा आ जाएगा। सिमिलरली मैं 19 डिवाइड बाई 35 की अगर मैं बात करूं, ठीक है मैं कर सकता हूं, कैलकुलेट अपने आप से भी कर सकता हूं, बट अगर बड़ी कैलकुलेशन आएगी तो ये चीज बड़े आराम से आप अप्लाई कर दोगे। क्या होगा, मुझे फिर से पता है 35 का अगर मैं 50% निकालता हूं दैट विल बी इक्वल टू कितना, 17.5, ठीक है। मुझे पहुंचना कितने पे, 19 पे, मतलब 1.5 मुझे और चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता है 35 का 10% विल बी इक्वल टू 3.5, ठीक है, और मुझे चाहिए 1.5 वैल्यू, तो मुझे 3.5 मिल रहा है 10% से, तो कैन आई से दैट यार 50% के अंदर प्लस लेस देन 5% इसमें ऐड होगा, तो ही मैं 19 पे पहुंच पाऊंगा। तो आई कैन से दैट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू विल बी इन डी ओनली, दैट इज 50 प्लस 5%, 5% से ज्यादा, मतलब 55 से ज्यादा परसेंटेज मुझे चाहिए, तो मेरा आंसर हो जाएगा वेबसाइट डी। बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं क्वेश्चन एक बार आंसर अपने क्रॉस चेक भी करूंगा, मैंने आंसर साथ में नोट डाउन करे हैं, सो दैट अगर हम कुछ अप्रोक्सीमेशन लगा रहे हैं कि हमने कुछ गलती तो नहीं करा, उसका भी क्रॉस चेकिंग हो जाए, ठीक है। कह रहा ऑन विच एड साइड इज द एडवर्टाइजमेंट बजट स्पेंट मोस्ट एफिशिएंटली, बजट जो है वो सबसे अच्छे से स्पेंड जो है वो किया गया, ठीक है। मोस्ट एफिशिएंटली विच एड साइड इज द एडवर्टाइजिंग बजट स्पेंट मोस्ट एफिशिएंटली, विच एड साइड, कौन सी एड साइड पे सबसे एफिशिएंटली बजट जो है वो स्पेंड किया गया, ठीक है। एफिशिएंसी के लिए मेरे पास गिवन है ये, ठीक, एफिशिएंसी किस बेसिस पे निकालना है वो गिवन है। क्या कह रहा है, नंबर ऑफ विजिटर्स फ्रॉम द एड साइट हु कंप्लीटेड द परचेज प्रोसेस, ठीक है, और डिवाइडेड बाय अमाउंट स्पेंट ऑन द एड साइट। ए बी सी डी ई मेरे पास ऑप्शंस ए बी सी ई ऑप्शन है, ए है, बी है, सी है और ई है। यहां पर भी कुछ अप्रोक्सीमेशन करने का ट्राई करेंगे। अगर मैं ए की वैल्यू की बात कर रहा हूं तो वैल्यू विल बी इक्वल 2700 है, देन अगर मैं बी की बात करूं तो वैल्यू विल बी इक्वल 1200 है, अगर मैं सी की बात करूं वैल्यू विल बी इक्वल टू 900 है, ज्यादा ही छोटा हो गया है लास्ट वाला, माफी अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, मैं फोटो अलग से डालने का ट्राई करूंगा, आप वहां से देख लेना। सिमिलरली अगर मैं ई की बात करूं, ई का वैल्यू थोड़ा बड़ा ही कर देते हैं यार, आपके लिए अच्छा हो जाएगा, ठीक है, बड़ा ही कर देते हैं, यही का यही आप देख लेना उसको, ठीक। देन अगर मैं ई की वैल्यू की बात करूं, ई का वैल्यू विल बी कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3500, नहीं ई का वैल्यू विल कमिंग आउट टू बी इक्वल 1600, ठीक है। अब मुझे इसमें डिनोमिनेटर में वैल्यू क्या चाहिए, ये वाली, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कितना एलोकेशन हमने किया, तो ए की अगर मैं बात करूं दैट इज 0.27 ऑफ एन, एन तो सब में कॉमन ही आने वाला तो इग्नोर करते हैं। देन बी की बात करें दैट इज 0.22, सब में कॉमन आने वाला था। देन सी की बात करें दैट विल बी 0.18, सिमिलरली ई की बात करें दैट विल बी इक्वल टू 0.2, ठीक है। अब फिर से वही बात है यार, 0 0 सब में कॉमन है तो उसको हटा ही देते हैं, उसका क्या ही जरूरत है, तो अपने पास यहाँ पर भी दो दो पॉइंट्स हैं तो इसको भी हटा ही देते हैं, क्या जरूरत है। तो आई कैन से दैट 27 डिवाइडेड बाय 27 होगा, वैल्यू विल बी 1। यहां पर है 12 डिवाइडेड बाय 22, वैल्यू विल बी लेस देन दैट ऑफ 1। सिमिलरली यहां पर हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाय 18, वैल्यू विल बी लेस देन दैट ऑफ 1। सिमिलरली 16 डिवाइडेड बाय 20, वैल्यू विल बी लेस देन दैट ऑफ 1। तो कह रहा है मोस्ट एफिशिएंटली कहां पर होगा, जहां पे वैल्यू सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा वैल्यू यहां पर आ रहा है, तो दैट विल बी माय आंसर, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो अपने पास में यहां पर आंसर बन जाएगा इस क्वेश्चन का, दैट इज वेबसाइट ए, ठीक। अब एक बार के लिए आंसर भी चेक कर लेते हैं और ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सबसे पहले का आंसर अपने पास सी ऑप्शन, देन अपने पास डी ऑप्शन, देन अपने पास सी ऑप्शन, देन अपने पास ए ऑप्शन, यस बिल्कुल सही किया आपने। नेक्स्ट पजल पे फिर मूव करते हैं, ठीक है। चलो ये सेकंड पजल है अपने लिए। क्वेश्चन कहता है एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसेस अ कॉम्पिटिटिव इंडेक्स ऑफ अ कंट्री एवरी 2 ईयर बेस्ड ऑन 8 फैक्टर्स, इंस्टीट्यूशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, ऐसे करते करते सब कुछ 8 चीजें। The last 3 indices were developed in 2010, 12 and 14. The scores for all 8 factors of XYZ country are shown in the graph below.
तो ये ग्राफ दिया गया है भाई 8 के लिए 2010, 12 एंड 14 का डेटा अवेलेबल है। अब हर क्वेश्चन में आपको देख नजर में आ रहा होगा कि यार एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के थ्रू वो कुछ एक्सट्रैक्ट करने का ट्राई कर रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है फैक्टर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एज 0.30 इनटू फैक्टर स्कोर इन 2014 ग्रे पोर्शन मतलब लास्ट वाला जो बार होगा किसी भी फैक्टर के अंदर लास्ट वाले बार को 0.3 वेटेज मतलब 30% का वेटेज है, बीच वाले को 35% का वेटेज है और जो सबसे पहले वाला उसको भी 35% का वेटेज है। तो आई कैन से दैट जो पहले दो बार ग्राफ है उन दोनों को मिलाकर 70% का वेटेज है और जो लास्ट तीसरा बचा उसका 30% का वेटेज है। क्वेश्चन मांग रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बेस्ट फैक्टर परफॉर्मेंस। ठीक है, सबसे पहली तो जो स्टूडेंट्स करने लगते हैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मे भी हमें मल्टीप्लाई करना पड़े बट चारों की चारों ऑप्शन के लिए मल्टीप्लाई करना पड़े भाई, ऐसी नौबत नहीं आएगी, कुछ ना कुछ तो एलिमिनेट देखो हो ही रहा होगा। देखते हैं कैसे क्या एलिमिनेट होता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इनोवेशन के लिए, इनोवेशन का यहाँ पर ब्लू ये पहुंचा हुआ है 4.5 और 5 के बीच में मतलब 4.75 है, यहाँ पर 4 वैल्यू, यहाँ पर 4.5 वैल्यू इनोवेशन का। ठीक है, अब इनोवेशन के साथ में है बिजनेस सोफिस्टिकेशन। भैया बिजनेस सोफिस्टिकेशन कहां पर है, ये रही बिजनेस सोफिस्टिकेशन। ठीक है, अब ध्यान से देखो यार, ग्रे पोर्शन बड़ा है इससे, ऑरेंज पोर्शन बड़ा है इससे, ब्लू पोर्शन जो है वो थोड़ा सा छोटा है। तो अगर भाई ब्लू पोर्शन थोड़ा सा छोटा है और जितना ब्लू पोर्शन छोटा है उससे कहीं ज्यादा ऑरेंज पोर्शन बड़ा है और ग्रे पोर्शन भी बड़ा है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पता चल गया ना बिजनेस सोफिस्टिकेशन जो होगा वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू इनोवेशन। तो इनोवेशन तो मेरा आंसर हो नहीं सकता, मुझे बेस्ट फैक्टर चाहिए तो इनोवेशन मेरा आंसर नहीं होगा। ठीक है, इनोवेशन को मैंने कर दिया जी, एलिमिनेट, खत्म होगी कहानी। अब बात बचती है बिजनेस सोफिस्टिकेशन और बाकी ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने की, तो इन दोनों को एक्सप्लोर कर देते हैं भैया। बिजनेस सोफिस्टिकेशन ये रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर ये रहा। अब ध्यान से देखो, अगर मैं बिजनेस सोफिस्टिकेशन की बात करूं, यहाँ पर ग्रे पोर्शन जो है वो इक्वल है, दोनों ग्रे पोर्शन इक्वल है मतलब नलीफाई हो गए, इनका कोई पॉइंट नहीं बचा, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं भैया ये छोटे हैं और ये दोनों के दोनों बड़े हो गए, तो इट ऑटोमेटिकली मींस दैट इंफ्रास्ट्रक्चर भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब बात आती है मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के ऊपर, इसको भी देख लेते हैं। सॉरी, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की अगर मैं बात करूं भैया, ब्लू पोर्शन जो है वो थोड़ा सा बड़ा है। अगर ब्लू पोर्शन बड़ा है, यहाँ पर ब्लू पोर्शन थोड़ा सा छोटा है, यहाँ पर ऑरेंज पोर्शन छोटा है तो यहाँ पर ऑरेंज पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, मतलब जितना ब्लू पोर्शन यहाँ पे बड़ा है उतना ही ऑरेंज पोर्शन यहाँ पे बड़ा है, तो अल्टीमेटली नलीफाई हो गए। 2010 और 12 का डेटा आपस में नलीफाई कर रहा है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक एंड बिजनेस सोफिस्टिकेशन। ठीक है, अब कहानी फंसती कहां पर है, ग्रे पोर्शन के ऊपर। अब मुझे देखना है ग्रे पोर्शन किसका बड़ा है, यहाँ पर ग्रे पोर्शन जो है वो बड़ा है एज कंपेयर टू दिस वन, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विल बी द आंसर, ये मेरा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं करा, कुछ नहीं करा, बस थोड़ा स्मार्ट वर्क अप्लाई करा और मेरे पास आंसर जो है वो सामने आ गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फैक्टर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड एज factor score 2014 minus factor score 2012 divided by factor score 2010, then which of the following has the best factor performance। 2014 से 2012 माइनस करके डिवाइडेड बाय 2010 करना है। ऑप्शन है पहली कह रही इनोवेशन, ये इनोवेशन रही, और दूसरा ऑप्शन है बिजनेस सोफिस्टिकेशन, बिजनेस सोफिस्टिकेशन। ठीक है, इन दोनों को कंपैरिजन कर रहा है। ठीक है, कोई नहीं कर लेते। वो कह रहा है यार सबसे पहले तो 2014 से 2012 सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पर 2014 में छोटी सी वैल्यू है 4.5 है, यहाँ पर 4 वैल्यू है, तो 0.5 को डिवाइड करना होगा किससे, 0.5 को डिवाइड करना होगा मेरे पास ये ब्लू पोर्शन से, 0.5 डिवाइडेड बाय 4.75 मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बिजनेस सोफिस्टिकेशन की बात करूं, यहां पर कितना सब्ट्रैक्शन हो रहा है, यहां पर मेरे पास वैल्यू है 5.25 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 4.75, तो अल्टीमेटली वैल्यू बन रहा है मेरे पास 0.5 का। ठीक है, 0.5 डिवाइडेड बाय कितना, ये ब्लू पोर्शन अपने पास छोटा है दैट इज 4.5। ठीक है, तो अगर इन दोनों के कंपैरिजन की मैं बात करूं, मुझे क्या दिख रहा है, मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए बेस्ट फैक्टर परफॉर्मेंस, बेस्ट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो जहां पर न्यूमरेटर सबसे बड़ा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा, न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है, तो भैया अगर न्यूमरेटर दोनों का इक्वल है तो अल्टीमेटली किस चीज के ऊपर चेकिंग होगा, डिनोमिनेटर में। जिसका डिनोमिनेटर छोटा वो वैल्यू बड़ी, यहाँ पर 4.5 है तो इट ऑटोमेटिकली बिकम्स अ बिगर वैल्यू। तो मुझे क्या पता चला, अगर मैं इनोवेशन और बिजनेस सोफिस्टिकेशन में कंपैरिजन कर रहा हूं तो मेरे पास में इनोवेशन विल बी एलिमिनेटेड, ये भाई सबसे बड़ा नहीं है। ठीक है, मेरे पास वैल्यू बचा हुआ था 0.5 डिवाइडेड बाय 4.5 का इन बिजनेस सोफिस्टिकेशन। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर, भैया इंफ्रास्ट्रक्चर ये रहा। अब ये ग्रे पोर्शन बहुत बड़ा हो गया, ऑरेंज पोर्शन काफी छोटा है, और यहाँ पर कंपैरिजन में जो डिवाइड होने वाला है वो भी छोटा है, तो इसके चांसेस है यार हाई रहेगा। देख भी लेते हैं, 5.75 से 4 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1.75 वैल्यू बनेगा, डिवाइडेड बाय कितना, दैट इज इक्वल टू 4 ओनली। ठीक है, मतलब यहाँ पर न्यूमरेटर भी बढ़ गया और डिनोमिनेटर भी छोटा हो गया, मतलब अल्टीमेटली ये वैल्यू बड़ा है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है, मतलब ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, नाउ इफ वी टॉक अबाउट मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, भैया मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की मैं बात करूं, यहाँ पर 5.5 है, यहाँ पर 4.5 है, 1 वैल्यू बचा, 1 डिवाइडेड बाय 4.75,
5 डिवाइड बाय 4.75, तो ये एलिमिनेटेड यार, ये तो आंसर होगा ही नहीं, आंसर डायरेक्टली सी ऑप्शन होना चाहिए। बस इतनी कैलकुलेशन में अपना आंसर जो है वो सामने आ गया। ठीक है, एग्जाम कंडीशन में यार ये डुएबल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर हम छोड़ेंगे तो हम मार्क्स को मैक्सिमाइज कैसे करेंगे। और सबसे बड़ा गलती जो पूरा कैलकुलेशन करने में लग जाते हैं लोग, वो हमें नहीं करना है यार, बिल्कुल किसी हालत में हमें नहीं करना है। देन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स हैज द हाईएस्ट एवरेज स्कोर अक्रॉस द इंडाइसेस ऑफ 2010, 12 एंड 14। हाईएस्ट एवरेज स्कोर की अगर मैं बात कर रहा हूं, देखो पहले इसको इरेज कर दें। बात कर रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, बात कर रहा है वो इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, बात कर रहा है टेक्नोलॉजिकल, बात कर रहा है मार्केट कहाँ गई, ये मार्केट एफिशिएंसी। अब मुझे क्या करना है, तीनों को ऐड कर देना है, मुझे एवरेज बोल रहा है ना वो हाईएस्ट है, तो अगर मैं एवरेज डिवाइड बाय 3 नहीं भी करता हूं, अगर मैं तीनों को ऐड कर देता हूं, सारे ही डिवाइड बाय 3 है, तो मेरे लिए फर्क ही नहीं पड़ता, मैं 3 से डिवाइड नहीं करता, सबको ऐड करके देख लेता हूं। सबको ऐड भी क्या करना है यार, कंपैरिजन कर लो और सबसे बेस्ट है। यहाँ पर ब्लू पोर्शन बड़ा है, यहाँ पे छोटा है, यहाँ पर ऑरेंज पोर्शन जो वो बड़ा है, यहाँ पर ऑरेंज पोर्शन छोटा है, यहाँ पर ग्रे पोर्शन बड़ा हो गया। अब कितना बड़ा है वो चेक करना पड़ेगा, ऐड करके देखना चाहते हो वो ऐड कर लो, देख लो ब्लू पोर्शन जो है यहाँ से कितना बड़ा है, 0.25 बड़ा है। ठीक है, यहाँ से ऑरेंज पोर्शन कितना बड़ा है, 1.25 बड़ा है, 1.25 बड़ा है, मतलब टोटल 1.5 जो ज्यादा बड़ा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं ग्रे पोर्शन के ऊपर, 4.5 से 5.25 पहुंचा, तो मेरे पास में वैल्यू जो वो कितना बढ़ गया, 4.5 से 5 पहुंचा, 5.25 पहुंचा, 0.75 पहुंचा, तो आई कैन क्लियरली सी दैट इंस्टीट्यूशंस इज बिगर देन दैट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मार्केट एफिशिएंसी की मैं बात करूं, ब्लू पोर्शन इज इक्वल टू ईच अदर, ऑरेंज पोर्शन यहां पर बड़ा है, ग्रे पोर्शन यहां पे बड़ा है, मतलब इंस्टीट्यूशन बड़ा होगा, मार्केट एफिशिएंसी विल नॉट बी बिगर देन दैट ऑफ इंस्टीट्यूशंस, काम खत्म। टेक्नोलॉजिकल की मैं अगर बात करूं, ब्लू पोर्शन छोटा है, ऑरेंज पोर्शन छोटा है, ग्रे पोर्शन एकदम से बढ़ गया। ग्रे पोर्शन कितना बढ़ गया, ग्रे पोर्शन बढ़ गया है 1, 4.5 से 5 पहुंच गया ना, 4.5 से 5.5 पहुंच गया, मतलब 1 बढ़ा है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं ब्लू पोर्शन की बात करूं, ब्लू पोर्शन कितना 0.5 के साथ साथ हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर 0.25 यहां से ही किया। ठीक है, यहां पर अपने पास में 3.5 0.75 बढ़ा। ठीक है, और यहां से ऑरेंज पोर्शन की अगर मैं बात करूं 0.5 0.75 और 1.75 पड़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इंस्टीट्यूशन शुड बी द बिगर वैल्यू। ये वाला आंसर अपना होना चाहिए, मार्केट एफिशिएंसी या टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस इज नॉट द बिगेस्ट वैल्यू, तो वो एलिमिनेट हो गई, अपने पास आंसर जो है वो बन गया बी ऑप्शन। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं फोर्थ क्वेश्चन की बात करूं, कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स हैड द लीस्ट ग्रोथ रेट इन 2014 वर्सेस स्कोर ऑफ 2010। कह रहा है व्हिच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स हैड द लीस्ट ग्रोथ रेट इन 2014 वर्सेस स्कोर ऑफ 2010। 2010 में कंपैरिजन 2010 के कंपैरिजन में 2014 का लीस्ट ग्रोथ रेट है। बिजनेस सोफिस्टिकेशन की बात कर रहा है, कहां ये रहा बिजनेस सोफिस्टिकेशन, इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा है, टेक्नोलॉजिकल रेडीनेस की बात कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करूं, कह रहा है लीस्ट ग्रोथ रेट है, यहां से 4.25 से वैल्यू पहुंच गया 4.25 से वैल्यू अपने पास पहुंच गया कितने पे, 4.5 पे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में अपने पास वैल्यू पहुंच गया 4 से लेकर 5.25 तक, मतलब ये तो यार नहीं होगा आंसर, अपने को कितना चाहिए, लीस्ट चाहिए, ये तो आंसर नहीं होगा। देन टेक्नोलॉजिकल की अगर मैं बात करूं, यहां पर 3.5 से बढ़कर 5.5 पहुंच गया, बढ़ गया, काफी चेंज हो गया, तो ये भी अपना आंसर नहीं होने वाला। देन यहां की अगर मैं बात करूं 4.5 से बढ़कर वैल्यू अपना पहुंच गया 5.25 पे। ठीक है, यहां पर इंक्रीमेंट हो रहा है 0.25 का विद रिस्पेक्ट टू 4.25। सिमिलरली यहां पर 4.5 से इंक्रीमेंट हो रहा है 5.25 का, 0.75 का इंक्रीमेंट हो रहा है फ्रॉम 4.5। ठीक है, अब देखो यहां पर वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स हो गई है। ठीक है, यहां पर वैल्यू जो है वो 3 टाइम्स हो गई है, डिनोमिनेटर में वैल्यू जो है वो थोड़ी ही पड़ी है। आई होप सो आपको ये मेथड आता है, ये भी मैंने समझाया हुआ है क्लासेस में कि यार रेट ऑफ परसेंटेज चेंज को आप आपस में डील कर सकते हो। यहां पर जो न्यूमिनेटर का वैल्यू है वो 3 टाइम्स बढ़ गया, मतलब जो ओवरऑल वैल्यू है वो बहुत ज्यादा फास्टली बढ़ गया इन टर्म्स ऑफ न्यूमिनेटर, बट डिनोमिनेटर में नहीं बढ़ा। तो मतलब अगर मुझे ऑटोमेटिकली टोटल ओवरऑल वैल्यू चाहिए होगा, तो ओवरऑल वैल्यू जो छोटे की बात कर रहा हूं ना मैं, लीस्ट ग्रोथ रेट की बात कर रहा हूं, तो लीस्ट ग्रोथ रेट भैया यहां पर है। ठीक है, 0.25 डिवाइड बाय 4.25 दैट इज इन इंस्टीट्यूशंस, तो मेरा आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। एज ऑलरेडी सेड, हम लोग आंसर जो है वो क्रॉस वेरीफाई करने वाले हैं, देख लेते हैं भाई इसके भी आंसर हमारे सही बैठे हैं नहीं बैठे, क्योंकि हमने पूरा सॉल्विंग नहीं करा है, हमने जो है वो जुगाड़ बिठाने का ट्राई करा है। पहले का डी ऑप्शन, दूसरे का सी ऑप्शन, तीसरे का बी ऑप्शन, चौथे का बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है, अपने आंसर सही आए हैं। हमने पूरा सॉल्व नहीं भी करा देना, ऑल्सो वी आर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, कोई प्रॉब्लम आया नहीं। ठीक है, नेक्स्ट पजल पे मूव करते हैं। एक और अच्छा पजल है, ये एग्जाम कंडीशन के लिए थोड़ा नहीं ज्यादा ही डिफिकल्ट पजल है, बट हाँ इसको भी हैंडल किया जा सकता है अगर आप में स्मार्ट वर्क करने की काबिलियत हो। ठीक है, देखते हैं कैसे। क्वेश्चन कहता है एलन इंक्लूसिव इज अ मुंबई बेस्ड कंपनी व्हिच सेल्स 5 प्रोडक्ट्स
branded as ABCDE. Anita looks after the entire sales of North India, working from regional office in Delhi. She was preparing for annual review meeting scheduled next day in Mumbai. She was attempting to analyze sales in North India for the 7-year period from 2009 to 2015. 7 साल का पीरियड है जिसके डेटा को वो एनालाइज करने का ट्राई कर रही है. She first calculated average sales in rupees of all the 5 brands and constructed a table exhibiting the difference between average sales of each pair of brands as shown in the figure. Following table. जैसे A and B की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे बात करूं, तो वो कह रहा है यार एवरेज के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज इक्वल टू 214.29. Similarly, if we talk about A and C, the average के बीच का जो डिफरेंस है, that is minus of 128.56. ये टेबल वर्क कैसे कर रहा है? लेफ्ट के रिस्पेक्ट में राइट को मुझे चेक करना है. मतलब अगर मैं बात करूं A और B का जो एवरेज वैल्यू है उनके बीच में अगर मैं सब्ट्रैक्शन कर रहा हूं तो एवरेज वैल्यू की सब्ट्रैक्शन करने से मेरे पास वैल्यू आ रहा है 214.29. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं प्रोडक्ट A और C को कंपैरिजन करूं तो वो कह रहा है A माइनस C का जो एवरेज वैल्यू दैट इज माइनस ऑफ 128.57. अब देखो अगर A माइनस C का वैल्यू माइनस ऑफ 128.57 आ रहा है ना, आई होप सो आप ये बात समझ पा रहे होगे कि यार जो टर्म नेगेटिव में है उसी की वजह से नेगेटिव जाएगा. तो आई कैन से दैट C इज बिगर देन दैट ऑफ A. अगर C A से बड़ा है तो ही तो ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में जा रही है. सिमिलरली A माइनस B अगर पॉजिटिव में है तो A विल बी बिगर देन दैट ऑफ B. तभी तो A से अगर मैं B को सेपरेट कर रहा हूं देन आल्सो द वैल्यू इज कमिंग आउट टू इक्वल टू पॉजिटिव क्योंकि A बड़ा है. आई होप सो आपको ये बात चमक रही होगी कि मैं किस चीज के ऊपर फोकस करने का ट्राई कर रहा हूं. ठीक है. अब मैं पहले एग्जाम टाइप की अप्रोच बताऊं या पूरा सॉल्व. चलो मैं पहले पूरा सॉल्व वाला बता देता हूं, देन उसके बाद में एग्जाम की कंडीशन में हमने क्या जुगाड़ लगाना है उसके बारे में बात करूंगा. ठीक है. कह रहा आफ्टर टेकिंग अ प्रिंट आउट ऑफ द अबव टेबल शी अटेम्प्टेड टू लुक एट द ट्रेंड ऑफ सेल्स एंड प्लॉटेड अ ग्राफ इन द MS Excel. लेटर शी took a print of the graph and left for a meeting. While on her way she figured out that due to some printer cartridge product A in 2013, product C in 2010, product D in 2012 were not visible in the graph as reproduced below. Anita had to make some quick calculation to arrive at the information outlined in the following question. ठीक है. अब पहला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट A in 2013, C in 2010 एंड प्रोडक्ट D in 2012. एक जो चीज आप सबके माइंड में आना चाहिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, देखो यार ऑप्शंस को ध्यान से अगर केयरफुली अपना देखोगे आपको दिखेगा यार 600 600 600 तीन बार रिपीट हुआ, 800 800 800 तीन बार रिपीट हुआ, 500 500 दो बार रिपीट हुआ. तो हायर चांसेस है जो कॉमन वैल्यू उन्हीं में से आंसर बनेगा. अब 500 भी कॉमन है, 800 भी कॉमन है, 600 भी कॉमन है, एक ही ऑप्शन है जिसमें तीनों चीजें कॉमन है. तो अगर मुझे रिस्क लेना होगा 50-50 टाइप का रिस्क, तो मैं इस तरह की ऑप्शन के साथ रिस्क लेकर आगे बढ़ना चाहूंगा कि यार हाई चांसेस है कि एग्जामिनर ने कुछ सोचकर ही ये ऑप्शन बनाया होगा कि यार ये बंदा शायद 500 निकाल ले बट बाकी की सॉल्विंग करने के लिए उसको दोनों ऑप्शन चेक करने पड़े. मे बी उसने सोचा हो कि मे बी बंदा वैल्यू जो 600 निकाल ले और दूसरों की चेकिंग करने के लिए उसको बाकी ऑप्शन निकालनी पड़े. तो उस हिसाब से ऑप्शन बनाएंगे एंड उस हिसाब से आप अपना जुगाड़ लगाकर सॉल्विंग करके आगे बढ़ सकते हो अगर आपको रिस्क लेना है एक क्वेश्चन के साथ में. तो ऐसे रिस्क लिया जा सकता है और ऐसे रिस्क के साथ में हम लोग आगे भी बढ़ पाएंगे. ठीक है. चलो अब आते हैं नॉर्मल सॉल्विंग के ऊपर. ये था मेंटोस जिंदगी. अब आते हैं आम जिंदगी के ऊपर. भाई आम जिंदगी क्या कहती है यार पूरा सॉल्विंग किया जाए. अब मैंने जैसे कि ऑलरेडी बोला यार ए और बी के बीच में 214.29 का डिफरेंस था ए और बी की एवरेज वैल्यूज के अंदर. अब एवरेज निकाला गया 7 साल का. तो अगर 7 सालों की एवरेज जो है 214.29 आ रही है तो अल्टीमेटली वैल्यू कितना होगा भैया 7 इंटू 200 1400 और 14 इंटू 7 98 90 1500 वैल्यू पकड़ के चलो. 1500 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1500 ही आएगा. ठीक है 1500 पकड़ के चलते हैं. मतलब ए और बी की जो टोटल वैल्यूज होंगी उनके बीच में जो डिफरेंस आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 1500. ठीक है. एंड आई ऑलरेडी नो दैट a minus b is a positive entity, so I can say that a will be bigger than that of b. So if a minus b is equal to 1500, तो I can say that a will be equal to 1500 plus b. I hope so इतनी बातों के साथ में आपको क्लैरिटी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये बात समझ में आया कि यार a के अंदर 1500 प्लस b होगा तो a का वैल्यू जो बन जाएगा. ठीक है. अब आगे बढ़ने का ट्राई करें. हाँ अब मैंने एक चीज आपको सिखाई हुई है ऑलरेडी, यूट्यूब पे भी मैंने शायद सिखाया हुआ ऑलरेडी, बेस मेथड. क्लास में तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, जो क्लासरूम स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि यार बेस मेथड कैसे वर्क करता है क्या नहीं वर्क करता. अगर भूल गए तो भाई रिवाइज कर लेना, इसी वीडियो से आपको क्लियर हो जाएगा कि बेस मेथड क्या होता है. ठीक है. इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा सो दैट दिखना स्टार्ट हो जाए ये डेटा. ठीक है. चलो आगे मूव करते हैं. अब देखो मेरे पास में ए और बी के बीच में रिलेशनशिप डिफाइन होने वाला था. ठीक है. 2009 का डेटा था, 2010 का डेटा था, 11 का डेटा था, 12 का डेटा था, 13 14 50. ठीक है. ये सब डेटा अवेलेबल थे. अब सबसे बड़ा मिस्टेक स्टूडेंट्स के एंड से क्या होता है पता है कि वो ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की वैल्यू लिखेंगे, देन उसके बाद में उनका सब्ट्रैक्शन लिखेंगे. भाई काहे क्यों इन चक्रों में पड़ते हो यार.
कोई बेटर मेथड ढूंढो ना, कोई चीजें सीखो जो अप्लाई हो जाए और आप सॉल्विंग कर पाओ। कैसे होगा? ए का वह है ब्लू पोर्शन, बी का ऑरेंज पोर्शन, ठीक है। यहाँ पर 5 वैल्यूज है, यहाँ पर 4 वैल्यूज है, यहाँ पर 5 वैल्यूज है, यहाँ पर 4 वैल्यूज है, यहाँ पर 4 वैल्यूज है, यहाँ पर 5 वैल्यू, यहाँ पर 5 वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे मिसिंग है और यहाँ पर मिसिंग है और यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। वो दिखा भी हुआ था किसका क्या मिसिंग है, वो हमें दिख भी रहा है यहाँ से किसका मिसिंग होगा, ठीक है। उस पर अभी फोकस नहीं डालते, अभी एक ए बी के ऊपर फोकस करते हैं। यार अगर मैं चलो एक बार आपको डेटा दिखा ही दूं, देखो प्रोडक्ट ए का 2013 में मिसिंग था, प्रोडक्ट सी का 2010 में मिसिंग था और प्रोडक्ट डी का 2012 में मिसिंग था। मतलब बी और ई का कहीं पे भी कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। चलो अब आते हैं, वर्किंग करते हैं भाई अंदर की। ये अपना ब्लू पोर्शन है। देखो मुझे ना किसी को बेस मानना होता है, किसी को बेस मानना होता है, जो मुझे लगता है यार ये बड़ा वैल्यू निकल जाएगा मैं उसको बेस मान लेता हूं। अगर वो छोटा भी निकल आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साइन फिर ऑटोमेटिकली नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। मैं यहाँ पर ए को बेस मान के चल रहा हूँ कि लेट इट बी कि ए मेरा बेस है, ए के रिस्पेक्ट में मैं वैल्यूज को नोट डाउन करूंगा। अब मैं अगर यहाँ पर ऑरेंज पोर्शन की बात करूं, ये बी वैल्यू, ये आपको नजर में आ रहा होगा कि 250 बीच की वैल्यू थी, 250 से ऊपर है तो मतलब ये 300 वैल्यू है। और यहाँ पर ब्लू पोर्शन की अगर मैं बात करूं, ये 1100 और 1200 की रेंज में है, तो 1200 और 300 900 का डिफरेंस है, और ए ब्लू वाला बड़ा है, तो आई कैन मेंशन इट एट दिस प्लेस कि भैया यहाँ पर वैल्यू है 900 प्लस के, प्लस की फॉर्म में। 2009 में जो वैल्यू है वो 900 प्लस है, मतलब ए जो है वो बी से 900 बड़ा है। मुझे ए और बी का एग्जैक्ट वैल्यू लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया 900 बड़ा है। देन मैं यहाँ पर गया ब्लू पोर्शन, यहाँ पर अपना ऑरेंज पोर्शन। अब ये ऑरेंज पोर्शन की मैं बात करूं यार, यहाँ पर वैल्यू बनेगा 600, यहाँ पर बनेगा 700, देन उसके बाद ऊपर बनेगा 800 और उसके बाद 900 और उसके बाद 1000। तो ये वैल्यू 600 का और ये वैल्यू है 500 का, तो दोनों के बीच में 100 का डिफरेंस है और 100 नेगेटिव के बीच में डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज पोर्शन बड़ा है तो मैंने ऑरेंज को बड़ा होने की वजह से यहाँ पे -100 लिख दिया। आई होप सो ये बात समझ में आ रही होगी। देन मूव करते हैं यहाँ पर, देखो अगर इन दोनों का डिफरेंस जो 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो ये दोनों का डिफरेंस आई होप सो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा 200 का रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर ऐसे नहीं देखना तो वैसे भी देख सकते हो कि दिस वैल्यू 600, ये वाला वैल्यू होगा 800, तो 200 का डिफरेंस है। अदरवाइज इतना डिफरेंस जो 100 है तो इन दोनों का डिफरेंस 200 ही होगा। तो यहाँ पर अपने पास में ब्लू पोर्शन बड़ा है, तो आई कैन मेंशन इट एट दिस प्लेस की भैया +200 वैल्यू होगा, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट 2012, भैया यहाँ पर ब्लू पोर्शन जो है वो 200 बड़ा है, आप देख पा रहे हो गया, जितना यहाँ पे डिफरेंस है उतना यहाँ पे डिफरेंस है, 200 बड़ा है तो मैंने यहाँ पर +200 लिख दिया, ठीक है। अब 2013 की अगर मैं बात करूं, 13 में मेरे पास में ब्लू पोर्शन नहीं है, ऑरेंज पोर्शन है। ऑरेंज पोर्शन 1000 में है, तो मैंने यहाँ पर अगर x लिख दिया, यहाँ पर 1000 लिख दिया, तो आई कैन से दैट दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू x - 1000, ठीक है। सिमिलरली 2014 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ब्लू पोर्शन है, यहाँ पर ऑरेंज पोर्शन है, ब्लू पोर्शन का वैल्यू बन रहा है 1800 है ना, 1900 यहाँ पे आएगा लगभग, 1800 ये रहा, और ये ऑरेंज पोर्शन है ये बन रहा है 700, तो 1800 और 700 का डिफरेंस है 1100, और 1100 पॉजिटिव में है तो यहाँ पर मैंने +1100 लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद में ब्लू पोर्शन नीचे है, ऑरेंज पोर्शन ऊपर है, ये वैल्यू अपने पास में 1600 और ये वैल्यू अपने पास 1300, ठीक है ना, 1300 1400, हाँ ठीक है, 1300 वैल्यू यहाँ पर और 1600 वैल्यू, मतलब 300 का डिफरेंस है। 300 अपने पास नेगेटिव में है क्योंकि ऑरेंज पोर्शन ऊपर था, तो अब मुझे क्या दिख रहा है यार, -100 -300 -400 +200 और +200 ये कट हो गए सारे, ये सारे के सारे आपस में कट हो गए। तो अल्टीमेटली वैल्यू का निकला भाई 900 + 1100 2000, 2000 + x -1000, ये वैल्यू मेरा किसके इक्वल था, दैट वाज इक्वल टू कितना, किसके इक्वल था भैया, यहाँ पर a - b वाज इक्वल टू 1500, तो मेरे पास यहाँ पर 2000 + x -1000, ये क्या निकला अल्टीमेटली, ये वही तो निकला, ए और बी का डिफरेंस, दिस वैल्यू वाज इक्वल 1500। तो अगर मेरे पास में 1000 + x इज इक्वल 1500 हुआ, तो x विल कम आउट टू बी इक्वल टू 500 हो गया, ठीक है। अब अगर x 500 आया तो आई कैन से दैट 2013 का a का वैल्यू विल बी इक्वल 1500। तो अगर मेरे पास ये वैल्यू आ ही चुका है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन का आंसर देने का ट्राई करूं, मुझे दिख गया कि यार या तो बी ऑप्शन आंसर होगा या तो सी ऑप्शन आंसर होगा। सिमिलर बेसिस पे जैसे मैंने ए के लिए निकाला, अब आप बी और सी को आपस में रिलेट कर सकते हो या ए और सी को आपस में रिलेट कर सकते हो। सी का वैल्यू निकाल लो, देखो अगर मेरे पास यहाँ पर 500, यहाँ पर 500 है, यहाँ पर 600 और यहाँ पर 600 है, तो आपको क्या पता चल गया कि प्रोडक्ट डी का 2012 का 600 ही होने वाला है। देन आप प्रोडक्ट सी के लिए निकाल सकते हो, चाहे आप ए से कंपैरिजन करो, चाहे बी से, चाहे डी से, जिससे भी आप करना चाहो आप कर सकते हो। आई होप सो आपको कहानी समझ में आ गई। हमारा आंसर जो है वो ये बन जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा और छोटा कर दे, चलो अब वैल्यूज को नोट डाउन कर देते हैं टेबल के अंदर कि यार कौन सी वैल्यू पे क्या आने वाला था, उसको नोट डाउन कर देते हैं। ए का वैल्यू 2013 में, भैया ए का वैल्यू 2013 में दैट वाज इक्वल टू 500 सॉरी, तो यहाँ पर आएगा 500, ठीक है।
सिमिलरली प्रोडक्ट सी का 2010 का वैल्यू, 2010 का सी का वैल्यू वाज इक्वल टू 2010। मुझे कलर मैटर नहीं करता, मुझे बस उनका पॉइंट मैटर करता है, क्योंकि कंपैरिजन में मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन के लिए किया, वही सेम चीजें मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा, देखना ध्यान से। प्रोडक्ट डी का 2012 का वैल्यू था 600। अच्छा, मैंने यहाँ पर 1000 पे डाल दिया, ठीक, माफी माफी माफी। हमारे पास यहाँ पर 2010 का सी का डेटा था 800, ठीक है। तो वैल्यू विल बी प्रेजेंट एट दिस प्लेस, ठीक है। और उसके बाद 2012 प्रोडक्ट डी का वैल्यू था अपने पास में 600, तो मतलब यहाँ पर ऑरेंज के, ये वाली ऑरेंज के इसी के बिल्कुल सामने, ठीक है। ये मेरे पास पूरा टेबल जो है कंप्लीट हो गया, पूरा चार्ट बन गया। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है एनुअल सेल्स एवरेज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द इज द लीस्ट इन विच ईयर। एनुअल सेल्स एवरेज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज द लीस्ट इन विच ईयर। कैसे करोगे जी? देखो मेरे पास ऑलरेडी सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, ठीक। एवरेज एनुअल सेल्स एवरेज ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इन द लीस्ट इन विच ईयर, मुझे वो अल्टीमेटली एवरेज को लीस्ट करने की बात कर रहा है। मैंने अभी बताया कि डिवाइडेड बाय 3 करने का जरूरत नहीं, डायरेक्टली ऐड करके आप देख सकते हो कि कितना वैल्यू आ रहा है। अब ऐड करने के चक्कर में जब आप फंसोगे ना, तो आप पूरा पूरा वैल्यूज नोट डाउन करके ऐड करने लगोगे। मैं फिर से वो आपसे चाहता नहीं हूँ। मैं क्या चाहता हूँ, अपना दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे? 2010, 2011, 12, 13 इनको आपस में कंपैरिजन करना है। देखो ध्यान से देखते हैं। देखो अगर मैं 2010 और 11 को कंपैरिजन करूं, इसको बड़ा कर ले, ठीक है। 2010, 11, 12, 13 आपस में कंपैरिजन करने, देखो ये वैल्यू छोटा गया, ये वैल्यू छोटा गया। मैं कलर देखो, सेम कलर को सेम से मैच नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी ऑर्डर वाइज रैंक कर रहा हूं, कि मतलब जो सबसे बड़ा है उसको दूसरे कॉलम के सबसे बड़े के साथ में, जो सबसे छोटा है उसको दूसरे कॉलम के सबसे छोटे के साथ में, ठीक है। यहां पर छोटा हुआ, सिमिलरली यहां पर इक्वल रहा, यहां पर छोटा हुआ, ठीक है। मेरे पास ये वैल्यू छोटा हुआ, ये वैल्यू छोटा हुआ, यहां पर वैल्यू जो है 800 और यहां पे भी 800, ये दोनों सेम लेवल पे हैं मेरे हिसाब से, दोनों सेम सेम लेवल पे हैं। 600, 700, हाँ दोनों सेम लेवल पे हैं। यहाँ 800 ही था, यहाँ पर दोनों सेम लेवल पे हुए, यहाँ पर दोनों सेम लेवल पे हुए, यहाँ पर नीचे चला गया, ठीक है। क्वेश्चन का डिमांड क्या था? क्वेश्चन का डिमांड था अपने पास में एनुअल सेल्स एवरेज ऑफ इज द लीस्ट इन विच ईयर। तो भैया अगर 2010 और 11 को कंपैरिजन में आपस में लेकर आऊं, तो आई कैन क्लियरली से दैट कि भाई 2010 तो आंसर होगा नहीं। 2010 तो भैया आंसर नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला? क्योंकि मुझे क्लियरली दिख रहा है यार 2011 तो छोटा ही है एज कम्पेयर टू 2010, तो ऑटोमेटिकली 2010 तो हो गया एलिमिनेट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 2011 और 12 को आपस में कंपैरिजन कर देते हैं। अगर 2011 और ये वैल्यू बढ़ा, ये वैल्यू बढ़ा, ये वैल्यू बढ़ा, ये वैल्यू इक्वल रहा, ये वैल्यू थोड़ा सा छोटा गया। देखो जितना वैल्यू ये बढ़ा है, ग्रे पोर्शन का जितना बढ़ा उतना ही ये छोटा हुआ, ये वैल्यू बढ़ा है, मतलब अल्टीमेटली 2012 का वैल्यू पॉजिटिव में एज कम्पेयर टू 2011 के वैल्यू में, मतलब 2012 भी लीस्ट नहीं होगा, 2011 और 2013 का कंपटीशन होगा। अब ये वैल्यू की अगर मैं बात करूं, भैया ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू दोनों सेम साइज पे है, ठीक है, सेम जगह पर है। और इसके बाद में यहां पर वैल्यू जो है वो 2 बढ़ा है, यहां पर वैल्यू 2 बढ़ा है, ठीक है। और इसके इसके रिस्पेक्ट में 2 वैल्यू बढ़ा है, मतलब प्लस 2 वैल्यू गया है, यहाँ पर +2 वैल्यू गया है। सिमिलरली अगर मैं यहां से ब्लैक से इसको कंपैरिजन करूं, ये वाला वैल्यू +1 हुआ है, ठीक है। सिमिलरली ये वाले दोनों सेम साइज पे थे। यहां पर जो येलो पोर्शन है वो कितना बढ़ा? भैया येलो पोर्शन अपने पास में कितना बढ़ रहा है? येलो पोर्शन अपने पास +1 ही हो रहा है, ठीक है। देन यो अगर मैं ग्रे पोर्शन की बात करूं, ये वाला ग्रे पोर्शन जो है, यहां से एक वैल्यू, यहां पर टोटल 5 वैल्यू है, मतलब एक वैल्यू है 200 का। जैसे यहां पर अगर 200 बढ़ रहा है 200 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है, 100 बढ़ रहा है, सॉरी 100 बढ़ रहा है। तो यहाँ पर अगर 5 वैल्यू बढ़ रही है और यहाँ पर 6 वैल्यू बढ़ रहा है, मतलब ये वैल्यू जो है वो सब्ट्रैक्शन में 6 जाएगा, मतलब 2, 3, 4 वैल्यू यहाँ पर बढ़ रहा था, यहाँ पर जो है 6 वैल्यू डायरेक्टली बढ़ गया। तो अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन की बात करूं, अगर मैं ओवरऑल कंपैरिजन की बात करूं, देखो ये वैल्यू जो है वो 2 बढ़ा था, ये वैल्यू 1 बढ़ा था, ये वैल्यू 1 बढ़ा था, ये सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला वैल्यू इसके कंपैरिजन में 1 बढ़ा था, ये वाला वैल्यू इसके कंपैरिजन में 1 बढ़ा था, ये वाला वैल्यू इसके कंपैरिजन में 2 बढ़ा था, टोटल 4 का इंक्रीमेंट हुआ था। बट जैसे ही ग्रे की बात आई, ये वाला ग्रे पोर्शन इसके ब्लू पोर्शन से कितना छोटा रह गया? 6 पोर्शन छोटा रह गया, 600 छोटा रह गया ना। तो अगर 600 छोटा रह गया, मतलब ओवरऑल ये वैल्यू बढ़ा ही है, तो मतलब मेरा जो आंसर बन जाएगा दैट विल बी 2011। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया ही नहीं, और बिना कैलकुलेशन किए मेरे पास जो आंसर है वो बन गया, दैट इज 2011 में मेरा जो आंसर होगा लीस्ट होगा इन 2011, ठीक है। अब मूव करते हैं अगले क्वेश्चन में, इसको इरेज कर दें थोड़ा सा। चलो जी, ये भी साफ सफाया हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, आपको मजा आएगा। देखो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, ध्यान से देखना, बड़े प्यार से चीजें सॉल्व होने वाली हैं। क्वेश्चन हमसे कह रहा है
Which product has the least average sales for the 7 year period 2009-2015? 7 के 7 साल का डेटा पूछ रहा है मेरे पास, जिसका ऑलरेडी एवरेज दिया गया था यहाँ पर ऑलरेडी एवरेज दिया गया था, ABCDE के रिस्पेक्ट में दिया गया था, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, बट गिवन था। तो अल्टीमेटली देखो, अगर A और B का डिफरेंस पॉजिटिव था तो आई कैन से दैट A विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ B। सिमिलरली A और C का डिफरेंस में अगर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो आई कैन से दैट A विल बी लेस देन दैट ऑफ C। सिमिलरली A और D के बीच में अगर पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है तो आई कैन से दैट A विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ D। सिमिलरली A और E के बीच में अगर पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है तो आई कैन से दैट A विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ E। सिमिलरली अगर मैं सेकंड रो की बात करूं, प्रोडक्ट B एंड C को कंपैरिजन करूं, तो आई कैन से दैट प्रोडक्ट B विल बी लेस देन दैट ऑफ C। सिमिलरली प्रोडक्ट B विल बी लेस देन दैट ऑफ D। सिमिलरली प्रोडक्ट B विल बी लेस देन दैट ऑफ E। कहानी समझ में आ गई अभी? देन उसके बाद C और D का कंपैरिजन करूं तो C विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ D क्योंकि पॉजिटिव में है। सिमिलरली C विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ E क्योंकि पॉजिटिव में है। सिमिलरली D और E का कंपैरिजन करें, D विल बी लेस देन दैट ऑफ E क्योंकि D और E का डिफरेंस नेगेटिव में है। अब मैं रैंकिंग कर सकता हूं बहुत इजीली भाई, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। देखो, अगर मैं C की बात करूं, C A से भी बड़ा है, C D से भी बड़ा है, C E से भी बड़ा है और C B से भी बड़ा है, तो C सबसे बड़ा हो गया। ठीक है, अब अगर मैं A की बात करूं, A जो है वो B से बड़ा है और A D से बड़ा है और A E से बड़ा है। C से छोटा था तो A को सेकंड पे आना पड़ेगा, कंफर्म है। सिमिलरली B की बात करूं, B बेचारा A से छोटा, C से छोटा, D से छोटा, E से छोटा, सबसे छोटा बेचारा B यहाँ पे आ जाएगा। अब बचा D और E, D वाज लेस देन दैट ऑफ E, तो मुझे पता चला D यहाँ पर आ जाएगा, E यहाँ पर आ जाएगा, तो इनका रैंकिंग पता चल गया। अब कह रहा है विच प्रोडक्ट हैज द लीस्ट एवरेज सेल फॉर द 7 ईयर पीरियड 2009 एंड 15। तो भैया अगर ओवरऑल में मेरे पास एवरेज सबका कंपैरिजन जब मैंने किया CAEEDB का, तो B जब सबसे छोटा आ रहा था तो दैट विल बी माय आंसर, प्रोडक्ट B। खत्म कहानी भाई, खत्म, कुछ और नहीं करना है। अगला क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। कैसे? कह रहा है डिफरेंस बिटवीन एवरेज सेल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर द सेल्स पीरियड 2009 और 15 इज द लीस्ट फॉर विच पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स। अगर मैं AB की बात करूं, देखो A यहाँ पर है और B यहाँ पर है, इन दोनों का डिफरेंस क्या मिनिमम होगा? एक सेकंड रैंक पे, एक 5वें रैंक पे है। मुझे नहीं पता यार, हो सकता है नहीं भी हो सकता, बट मुझे ऑप्शंस को आपस में रिलेट करना पड़ेगा आइडिया लेने के लिए। मैंने बात करा A और B का, ठीक है। अब बात हो रहा है B और C का। भाई B और C, अगर ये B और ये C है और यहाँ पर A और यहाँ पर B है, अगर AB का डिफरेंस होगा और BC का डिफरेंस होगा तो आई कैन से दैट AB विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ BC क्योंकि C इज फार मोर देन दैट ऑफ A से बड़ा है। तो यार अगर A से भी बड़ा हो गया C और A और B का डिफरेंस निकाल रहे हैं और C और B का डिफरेंस निकाल रहे हैं, तो AB का डिफरेंस विल बी स्मॉलर देन दैट ऑफ BC का डिफरेंस। मुझे चाहिए क्या? लीस्ट चाहिए। तो प्रोडक्ट AB और BC का जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं, ये तो मेरा आंसर नहीं होगा। बी ऑप्शन विल नॉट बी माय आंसर, A कैन बी माय आंसर एज ऑफ नाउ। अब मैं बात कर रहा हूं CD का। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट भाई, CD के बीच में क्या होगा डिफरेंस? ये C रहा, ये D रहा, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है चीज। यहाँ पर A और B का कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पर C और D का कंपैरिजन हो रहा है। अब कह रहा है प्रोडक्ट D एंड D, भैया प्रोडक्ट D एंड D ये रहे। अब प्रोडक्ट D एंड D इसके कंपैरिजन में भी आ रहे हैं, प्रोडक्ट D एंड D इसके कंपैरिजन में भी आ रहे हैं। बिल्कुल बीच की वैल्यूज जो बिल्कुल क्लोजेस्ट टू ईच अदर है, अगर उन दोनों के बीच के डिफरेंस की वो बात कर रहा है तो दैट विल बी माय आंसर, लीस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आई होप सो आपको एक आइडिया लग रहा होगा कि यार ऑप्शंस कैसे सेट की जाती है। अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व करने के पीछे भागोगे तो भाई साहब नैया डूब जानी है। हमें पूरा सॉल्व नहीं करना है, कुछ क्वेश्चन में करना पड़ता है, जैसे पहले क्वेश्चन के लिए करना पड़ा बट वहां पे भी जुगाड़ लग गया था। अगर मैं कह रहा हूं पहला क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करते, 2 कर लो, ये वाला कर लो भाई, ये वाला कर लो, मजे हैं भाई, 2 क्वेश्चन हो गए अपने, मार्क्स मिल गए अपने, मजे करो। बाकी 2 पजल्स इजी थे, वो सॉल्व कर लिया, अच्छे मार्क्स बन जाएंगे। अब कह रहा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इज करंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स divided by previous year sales, then the year on year growth of combined sales of our product has suffered a maximum decline in which year। ठीक है, मैक्सिमम डिक्लाइन की बात करें 2010, 11, 13 और 15 में। 2000 करंट ईयर सेल्स माइनस प्रीवियस ईयर सेल्स, ठीक है भाई, इसको थोड़ा सा अंदर तक घुस के देखना पड़ेगा, कोई नहीं, देख लेते हैं, क्या ही टेंशन है। ऑप्शंस एक बार देखें कौन से, 2010, 11, 13 और 15 लिख लेते हैं यहाँ पर। 2010, 2011, 2013 और 2015, इन सब का मुझे आपस में रिलेशनशिप देखना है कि किन में करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में सबसे कम हुआ, ज्यादा हुआ, मैक्सिमम डिक्लाइन, ज्यादा से ज्यादा डिक्लाइन हुआ है किसमें। ठीक है, चलो देख लेते हैं भाई। 2010 की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वैल्यू बढ़ा है, यहाँ पर वैल्यू थोड़ा सा कम हुआ, यहाँ पर वैल्यू कम हुआ, यहाँ पर इक्वल रहा, यहाँ पे वैल्यू बढ़ गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पर वैल्यू बढ़ा +1 हुआ, यहाँ पर वैल्यू -1 हो गया, नलीफाई हो गए। अब ये वाला फैक्टर कितना हुआ, ये 1200 से टोटल 800, मतलब 4 वैल्यू नीचे आया, -4 हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू इक्वल रहा, यहाँ पर वैल्यू जो है +2 हो गया। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, -2 हो रहा है, कितने के रिस्पेक्ट में, ये चलो ऐड करके देख लेंगे। 2010 के लिए अगर मैं बात करूं, 2010 की अगर मैं बात करूं, -2 हो रहा है, कितने के रिस्पेक्ट में, 2009 का अभी ऐड नहीं करने का जरूरत, बाद में देखेंगे, मे बी हमें ऐड करने का जरूरत ना पड़े, अगर पड़ेगा तो ठीक है, बट मे बी ना पड़े। 2011 को अगर 2010 के रिस्पेक्ट में देखने का ट्राई करूं, मैक्सिमम डिक्लाइन देखना है,
भाई यहाँ पर डिक्लाइन कितने का हो रहा है, -2 का दिख रहा है। आपको कॉपी पे नोट करते जाना है कि भाई सबसे ऊपर और सबसे ऊपर इधर वाले कॉलम में और उधर वाले कॉलम में कितना डिफरेंस आया। यहाँ पर -1 का डिफरेंस है, यहाँ पर मेरे हिसाब से दोनों सेम ही थे, 800 पे थे दोनों, मेरा थोड़ा सा ऊपर बन गया, थोड़ा नीचे था, तो दोनों सेम ही लेवल पे थे। यहाँ पर दोनों सेम लेवल पे, ये वाला डिक्लाइन हुआ। देखो यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर -1 हुआ और यहाँ पर -2 अगेन हो गया, -1 अगेन हो गया, मतलब -5 का यहाँ पर हुआ है। ठीक, सिमिलरली 2013 की मैं बात करूं, अगर यहाँ पर वैल्यू बढ़ गया, कितना बढ़ गया जी, 505 बढ़ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना नीचे आया, -2 नीचे आया, यहाँ पर कितना नीचे आया, -2 नीचे आया, यहाँ पर कितना नीचे आया, -1 नीचे आया, यहाँ पर कितना नीचे आया, -1 नीचे आया। ठीक है, यहाँ पर +5 हुआ, देन यहाँ पर -2 और -1, मतलब ये 5 और मतलब ओवरऑल कितना हुआ जी, -1 हुआ, सिर्फ 1 हुआ नेगेटिव। ठीक है, देन बात करते हैं जी अपने पास में 2015 के बारे में। 2015 में ये इक्वल रहा, यहाँ पर वैल्यू कितना बढ़ गया, यहाँ पर 2 ये बढ़ गया और ये 1 बढ़ गया, मतलब 3 बढ़ गया, यहाँ पर 1 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर 1 बढ़ गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ कितना डिक्रीज हो गया, 2 यहाँ से हो गया, 2 यहाँ से हो गया, -4 हो गया, तो 3 और 4 ये कैंसिल आउट हो गए, +1 यहाँ पर तो इंक्रीमेंट हुआ है, डिक्रीमेंट हुआ नहीं। तो आपको नजर में आ रहा होगा यार, ओवरऑल वैल्यूज जो है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू यहाँ पर डबल हो गया, डिक्रीमेंट जो है डबल हो गया। तो क्या डिनोमिनेटर में कभी इतना चेंज आएगा, क्या ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के डबल हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली आसपास ही होंगी ना, थोड़ी बहुत बड़ी हो जाएगी, थोड़ी बहुत छोटी हो जाएगी, डबल से ज्यादा तो नहीं होंगी, क्योंकि आसपास ही तो घूम रहे हैं डॉट्स, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं, तो डबल से ज्यादा होगा नहीं। मतलब मुझे क्लियर पता चल गया, 2011 मेरा आंसर होना चाहिए। मैं क्रॉस चेक भी करूंगा, गाइड टेंशन लेते हो, 2011 मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, ये अपना आंसर बन गया। हमने जुगाड़ लगाए हैं, हम आंसर फिर भी चेक कर रहे हैं कि भाई हमारे आंसर क्या सही आए हैं, मे भी एक आधा गलत भी हो जाए, बट वो मेरा पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं है, क्योंकि यार जब मैं जल्दी सॉल्व कर रहा हूँ, टाइम अपना बचा रहा हूँ, तो भाई टाइम बचाने का फायदा तो लो। एक अगर गलत भी हो गया कोई बात नहीं, पहले का सी ऑप्शन था बिल्कुल सही है, सेकंड का बी ऑप्शन था बिल्कुल सही है, थर्ड का बी ऑप्शन था बिल्कुल सही है, फोर्थ का लास्ट ऑप्शन था बिल्कुल सही है, लास्ट का बिल्कुल सारे के सारे सही बैठ के यार हमने अप्रोक्सीमेशन किया, बट देन ऑल्सो वी वर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस करेक्टली, कोई प्रॉब्लम आया नहीं किसी भी पॉइंट पे। आई होप सो आपको मजा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। अगर कुछ और वीडियोस मेरे साइड से चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, और कुछ भी कमेंट कर दिया करो यार, प्यार भरा एक छोटा सा कमेंट, हाँ जी मजा आया ऐसा ही लिख दिया करो यार, उसी से मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिल जाता है। आई होप समझ में आया होगा, कुछ और वीडियो चाहिए होंगे तो और बता देना, बाकी अपने जूनियर्स को बताओ भाई ईजी क्या है, कैसे कराता है। दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।